नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के रामदयालु आरडीएस कॉलेज के समीप उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 5 वर्ष की बच्ची की नाले में डूबने से मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान स्थानीय मोहल्ले के किशन पासवान के 5 वर्षीय पुत्री दीपा कुमारी के रूप में हुई है। मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह खेलते खेलते बच्ची घर के बाहर नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना तब सामने आया जब बच्ची की मां ढूंढते ढूंढते नाले के पास पहुंची, जहां देखते ही उन्होंने चिल्लाने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को नाले से बाहर निकाला। खुले नाला होने के कारण मौत के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। परिवार वालों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। क्या घटना है सर? नगर निगम का लापरवाही है, समझे। यहाँ पर सिलाब था और नाली जो साफ किया और छोटा नाली को खन कर बड़ा नाली बना दिया। और नगर निगम को उस दिन बोले तो नगर निगम का स्टाफ बिक्की जी आए और पूरा के तोड़ फोड़ के नाश करके और सिलाब तोड़ के हमारे यहाँ से हटा दिए, समझे। अब उस दिन बोलने के कारण उनका मिल वाले को भी अथी तोड़ दिए थे, केमारी तोड़ दिए थे, तब जाके मेटर फंसा था, जेसीपी लेके भागा गया 2 साल पहले। आज क्या हुआ? आज हुआ जो उसी का लापरवाही के कारण मेरा बच्चा, एक जिप्सी लगा हुआ था रोड पर, मेरा बच्चा उधर से आया, स्लिप कर गया, कोई देख नहीं पाया, बच्चा डूब के मर गया नाला में। कितना देर रहा अंदर में बच्चा वही आधा घंटा के आसपास, पता नहीं चला कि नाला, किसी को पता नहीं चला। हम लोग इधर उधर खोज रहे हैं, 10 मिनट पहले रोया है, उसकना में निकले, चारों पट्टी खोज रहे हैं, जिप्सी लगा हुआ था, ध्यान नहीं दिए। घटना तो ही पानी में डूबने से जो बच्ची का जो है नाला में जो है कहता है कि 8:30 बजे 8:30 और 9 के बीच में जो है ये बच्ची जो है नाला में गिरी है। इसको खोजा जा रहा था, नहीं मिली तो फिर जो है नाला में देखा तो नाला में पड़ा हुआ था। इसको निकाला है सबको और नाला के बगल में जो है रखा हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजबे नहीं करेंगे। आगे कार्रवाई, आगे का कार्रवाई जो पुलिस कार्रवाई उचित होगा करेंगे। बेखौफ अपराधियों ने मुजफ्फरपुर पटना रोड के माधौल स्थित एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके कोहराम मचा दिया। अपराधियों ने लगातार दूसरे दिन मुजफ्फरपुर पुलिस को खुली चुनौती दी है। दहशत में पूरा इलाका दहल गया है। घटना तुर्की ओपी के मधुबन स्थित रावत कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप की है। इससे पहले मंगलवार को लुटेरों ने गार्ड को गोली मारकर कैश वैन को लूटने की कोशिश की थी। यह कंपनी सीतामढ़ी से पटना जाने वाली NH 77 का निर्माण कार्य कर रही है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है। एएसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद जिला पुलिस के दल बल से छानबीन में जुटे हुए हैं। वहीं एएसपी ऑपरेशन विजय शंकर भी अपनी पूरी टीम के साथ जांच में जुट गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि रंगदारी की मांग को लेकर दहशत फैलाने की नीयत से अपराधियों ने फायरिंग की है। रावत कंस्ट्रक्शन के पदाधिकारी धानिश सिंह ने बताया कि बेस कैंप में काम चल रहा था। इसी बीच बाइक पर सवार होकर 6 अपराधी आए। उन सब के हाथ में हथियार था। कैंप में पहुंचने के साथ ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और दहशत मचा दिया। जाने से पहले अपराधियों ने कहा कि हमारे बॉस से मिलकर रंगदारी पहुंचा दो, नहीं तो काम बंद कर दो। धानी सिंह ने बताया कि 12 से 15 राउंड फायरिंग की गई है और जान से मार देने की धमकी दी, जिससे कर्मी काफी डरे हुए हैं। हालांकि इस गोलीबारी में किसी को गोली नहीं लगी है। फायरिंग करके और धमकी देकर अपराधी वहां से फरार हो गए। उसके बाद आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। इधर सूचना मिलने पर पुलिस भी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। एसपी वेस्ट सैयद इमरान मसूद और एसपी ऑपरेशन विजय शंकर पूरी टीम के साथ जांच में जुट गए हैं। क्या घटना है? 6 लोग आए थे बाइक पर, आके फायरिंग करने शुरू कर दिया कि पहले हमारे बॉस से बात करो तब काम शुरू करना, नहीं तो आपका जान से मार देंगे, बम छुड़वा देंगे। और इतना कह के फायरिंग करके सब लोगों का काम बंद करा के और बाइक से वो लोग चले गए। क्या राउंड लगभग फायरिंग किया होगा? 10-12 राउंड फायर था। कितने लोगों से? 6 लोग थे। कौन सी से है? एक बाइक से था, एक अपाची से, एक स्प्लेंडर से, एक था उससे ग्लैमर से। मकसद
मकसद वही अपना रंगदारी माओवादी यहाँ तमाम गुंडा एलिमेंट घूम रहा। यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था हमने 2 महीने पहले भी, 10-15 दिन पहले भी कप्तान साहब क्या डर था पहले आपको? को यही था। यहाँ तो गुंडा एलिमेंट है, काम पहले भी प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हुआ है 11 का, अब भी डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन मिल नहीं रही सहायता। हमने कप्तान साहब को भी दिया था लिख कर, डीएम साहब को भी दिया था। जो लोग आए थे क्या लग रहा है वो नक्सली प्रवृत्ति के लोग थे? हाँ तो नक्सली प्रवृत्ति के हैं। जब हमला दिन के 10:30 बजे फायरिंग कर रहे हैं आके हैं और कह रहे कि हमारे बॉस से बात करो, तब काम शुरू करना, नहीं तो बम से बात करो। चिट्ठी वगैरह भी छोड़ा है? नहीं, वो नहीं छोड़ा अभी तक। भाषा किस तरह का इस्तेमाल कर रहा था? वो तो यहीं की थी भाषा, जो भी बिहार का था भाषा तो कहाँ की थी रे? इधर कैसी भाषा में बोल रहे थे? यहीं की थी ना भाषा तो? यहीं की थी भाषा तो। दहशत में है कहीं ना कहीं अभी? हाँ, अभी तो सुरक्षा नहीं मिली। सुरक्षा नहीं मिली। किस चीज़ का प्लांट चल रहा है यहाँ पे? ये बाईपास है, मुजफ्फरपुर बाईपास, मुजफ्फर टू बंधौल। सर यहाँ पे 3 बंदे आए थे बाइक से 10:30 बजे के करीब में सर। तो वही मतलब कि आए और एक बैग फायरिंग करने लगे सर। और फायरिंग करने के बाद मतलब कि बोला कि उतर गया बाइक से 3-4 बंदे उतर के और साइड पे वहाँ गाड़ी लगाए, वहाँ पे चले गए। बोले कि मतलब कि काम बंद करो, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे। काम बंद कर दिया? हाँ, काम बंद कर दिया। बोले कि मतलब कि अभी काम बंद करो। गोली लगा नहीं ना किसी को? नहीं, किसी को नहीं लगा। कितना मिली? तो मधौल में कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो एनएच का कंस्ट्रक्शन है उस साइट पे आपराधिक तत्वों के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर के फायरिंग की सूचना मिली थी। उसकी छानबीन की जा रही है। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वहाँ के मैनेजर और उनके इंजीनियर साइट पे मौजूद हैं। उन सभी को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है तथा काम को सुचारू रूप से चलाया गया है। दोबारा कोई काम बंद करने का कोई ऐसा प्रयास करेगा या कोई चीज़ करेगा तो पुलिस और प्रशासन उनके साथ है। तो इस तरह की आपराधिक गतिविधियाँ को होने में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इन सभी को आश्वस्त करके दोबारा काम को चला दिया गया है और इसकी गहन जांच की जा रही है कि क्या मामला था, क्या कौन थे और किस प्रकार से ये घटना घटी। कितने राउंड फायरिंग के बाद है? अभी विवेचना हो रही है, उसमें जो खोखे हैं उसकी हमें 5 खोखे हमें मिले हैं, उसके हिसाब से आगे विवेचना हो जाएगी। शुरू में भी ये कैंप पे रंगदारी मांगने की बात आई थी, लोगों ने आवेदन दिया था, तो कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। जैसा कि होगा कहना है, ऐसा कोई कहना जो इनका है वो गलत कहना है। कोई भी चीज़ को कहा जाता है तो उसको तथ्यों के आधार पर किया जाता है। अगर उनके पास तथ्य है और आप उनके प्रतिनिधि होकर के उनसे बात कर रहे हैं तो आप उनसे तथ्य के रूप में मांग कर सकते हैं कि क्या उनको कोई ऐसा पर्चा, कोई ऐसा मोबाइल नंबर, कोई ऐसा कोई चीज़ दिया गया था तो आप उनको बात कर सकते हैं। नहीं, जनरल वे में आवेदन जो दिया जाता है वो प्रशासन को दिया जाता है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। अपराधियों का हौसला बुलंद है, दिन दहाड़े गोलीबारी करते हैं, क्या बदले में पुलिस भी फायरिंग करेगी जिस तरह का नौबत आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के हिसाब से हमें एसओपी बनाई गई है। उसमें हमारा नियम ही है, अगर कोई आपराधिक तत्व जिसको कि हथियार रखने की अनुमति नहीं है वो किसी आग्नेयास्त्र से फायर करता है, उसका प्रतिरोध करना, उसको रोकना और एसओपी गाइडलाइंस के अनुसार उसका निपटारा करना, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है और हम लोग उसको करने में सक्षम हैं। इस घटना को सर नक्सली देखेंगे या आपराधिक तत्व देखेंगे? नक्सली कोई घटना नहीं है, इसकी आकर के हम लोग छानबीन कर रहे हैं, मगर तुरंत कोई बयान देना मेरे लिए ये सही नहीं होगा। आपराधिक तत्व लग रहा है कि आपराधिक तत्व यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में किसी तरह से कुछ पैसे की उगाही करने के उद्देश्य से इस तरह से किए हैं। फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाएगी, यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी? फोर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है, चारों ओर सभी जगह डिप्लॉयड है फोर्स। कोरोना ने शहर के बाद अब गांव में दस्तक दे दी है। इससे बचाव के लिए कहीं झाड़ फूक हो रही है तो कहीं झोला छाप डॉक्टर के भरोसे लोग अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। गांवों में विज्ञान पर अंधविश्वास हावी दिखाई देने लगा है। सर्दी, बुखार और कोरोना के अन्य लक्षण दिखाई देने पर ग्रामीण कहीं नीम का काढ़ा तो कहीं सिद्ध भगवान पर जाकर बाबाओं से आस्था का डोरा गले में बंधवा रहे हैं, लेकिन वे कोरोना की जांच नहीं करवा रहे हैं। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के चंगेल गांव से आई है, जहां झाड़ फूक से कोरोना को गांव वाले भगाने में लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण अब गांव में भी तेजी से फैलने लगा है और गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसे में गांव वाले अब झाड़ फूक से कोरोना ठीक करने की बात करने लगे हैं। आपको बता दें कि
कटरा प्रखंड में कोरोना से एक सप्ताह के अंदर 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद भी गांव वाले कोरोना भगाने के लिए झाड़ फूक कर रहे हैं। कोई महारानी का पूजा करता है तो कोई भुइयां बाबा का पूजा। ग्रामीण क्या कहते हैं आप खुद सुन लीजिए। कोरोना सब महारानी के कृपा है। बोलो महारानी के ये लोग तो अपना मन से पूछता नहीं है। बराबर है उसको कुछ न कुछ बोल दे। सर्दी खोखी बुखार सब बुखार एक महारानी के मर की रहे तो पूरा संसार में आदमी मर गया। तीन को बात है सरकार बना कोरोना बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग पूजा प्रतिष्ठा करे हैं कि जो गांव से कोरोना हट जाए, हम सब बीमारी से दूर रहे। और यहाँ से नहीं डॉक्टर आता है, नहीं वैद्य आता है, और यहाँ से कटरा जाए में गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है। 12-13 किलोमीटर है, हम लोग कैसे जाए, परेशान है। इसीलिए हम लोग भुइयां बाबा के पूजा हम लोग सब मिल करके करे हैं कि जो कोरोना भाग जाए, दूर हो जाए। क्या मांग करते हैं भुइयां बाबा से? भुइयां बाबा से मांग करते हैं कि जे हे भुइयां बाबा कि जो हमारा सबके गांव में जो कोरोना ना आना चाहिए, दूर होना चाहिए। में कोई स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं आते हैं डर से। और इस साल बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी बुखार लगा और यहाँ मृत्यु भी हो चुकी है कोरोना में। इसका इन्फॉर्मेशन प्रखंड को मिल चुका है, मगर कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नहीं आते हैं। यहाँ इसकी बहुत कमी है, न पंचायती स्वास्थ्य केंद्र है न कुछ है। बार बार कहा जाता है कि इसे डॉक्टर को भेजिए, न मगर भेजा नहीं जाता है। यहाँ पर दवा से ज़्यादा लोग यहाँ आस्था पर भरोसा कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? लोग अपना घर में इलाज कराते हैं छोला छाप डॉक्टर से, और उसके बाद भगवान का नाम लेते कि हे भगवान कैसे हमारे जान बचाइए कोरोना काल से। इसीलिए हम अपना वो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के लिए नया ऐप कोरोना कवच लॉन्च किया है। यह कोरोना के रिस्क को ट्रैक करता है। इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर इस ऐप को विकसित किया है। इस ऐप में व्यक्ति की लोकेशन को इस बात का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वह ज्यादा रिस्क वाले भौगोलिक जोन में है या नहीं। यह ऐप वर्तमान में बीटा वर्जन में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। इसे एंड्रॉयड पर गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को मुजफ्फरपुर जिला में लॉन्च करते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आज हम लोगों ने एक अभी बैठक की जिसमें विशेष रूप से टीकाकरण पर विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैंपलिंग कराने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त एक होम आइसोलेशन ट्रैकिंग को लेकर ऐप लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। उसको लेकर के भी समीक्षा की गई, जिसमें होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी ट्रैकिंग गांव के लेवल पर कैसे करानी है। एएनएम को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, तो उस ऐप के बारे में भी समीक्षा की गई और उसका हम लोगों ने सभी एएनएम और सभी बीएचएम और एमवाईसी सभी को लॉगिन आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड दे करके वो भी ऐप डाउनलोड कराया और इसके आधार पर भी ट्रैकिंग लगातार की जाएगी। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के उठाव वितरण की भी समीक्षा की गई है और सरकार का उद्देश्य है और निर्देश था कि इस महीने का जो मई महीने का वितरण होगा, मुफ्त खाद्यान्न का वितरण होगा, उसको उठाव और वितरण की समीक्षा की गई है और विभिन्न जांच टीम बनाने का निर्देश दिया गया, जिनके द्वारा रैंडम छापेमारी की जाएगी और सुनिश्चित कराया जाएगा कि बिल्कुल जो मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाना है इस महीने का वो दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मुखियागण के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गाँवों में जो स्थितियाँ हैं उसको रिव्यू करने का निर्णय लिया है, जो कि हम लोग परसों करेंगे। इस तरह से सभी विषयों पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और काफ़ी खुशी की बात है कि पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट काफ़ी घटी है और कल का जो हम लोगों का रिपोर्ट है उसके हिसाब से पॉजिटिविटी रेट भर के 2.5% आ गई है, जो एक समय 15% से भी ज़्यादा हो गई थी।
तो पॉजिटिविटी रेट भी घट रही है, लेकिन हम लोगों अभी बिल्कुल चौकस रहना, चौकन्ना रहना है और निश्चित रूप से सभी फ्रंट पे काम होगा तो हम लोग संक्रमण की दर को रोकने में सफल। मुजफ्फरपुर के समरसपुर पंचायत में महज 27 दिनों में लगभग 36 लोगों की मौत से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल मामला जिले के सकरा प्रखंड के समरसपुर पंचायत का है, जहां हो रही मौत को लेकर ग्रामीणों में अफवाहों का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों की माने तो ज्यादातर मौतें कोरोना से बताया जा रहा है। खैर ये तो जांच की विषय है। रेड क्रॉस संगठन लेकिन गांव में से हर वैश्विक आपदाओं में लोगों की मदद, लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में रेड क्रॉस आंदोलन बहुत अधिक प्रासंगिक है। वहीं पंचायत मुखिया ने बताया कि कुछ बूढ़े थे महामारी के संकट सर्दी खांसी बुखार से प्रदेश के लोगों की हर साथ ही कहा कि हमने जिला प्रशासन को आवेदन दिया कि अचानक हमारे यहाँ मृत्यु दर में वृद्धि प्रसाद ने बताया कि कोरोना की दूसरी इसलिए जांच करवाया जाए, साथ ही कारणों का पता चल सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सकरा पीएससी प्रभारी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सबकी कोरोना से ही मौत हुई है। देहाती क्षेत्र बहुत सारे लोग बहुत सारे बीमारियों से मर रहे हैं। अगर आपको बता दें कि महज कुछ दिन पहले ही सकरा के ही एक गांव से कालाबाजारी के लिए रखा हजारों एंटीजन किट, सैनिटाइजर सहित कुछ अन्य सामान पुलिस ने छापेमारी कर जब्त किया गया। जिलाधिकारी तैयारी की है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 36 मौतों के बाद सकरा के समरसपुर पंचायत में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश देते हुए बताया कि पंचायत के प्रत्येक घर में डोर टू डोर जांच अभियान चलाया जाएगा, प्रचार प्रसार जिससे पंचायत में हो रही मौत का सच सामने आ रहा है। अचानक 26 दिन 27 दिन हुआ है, 27 दिन में हमारे यहाँ 36 आदमी रेड क्रॉस तो सदैव तैयार रहता ही है। बूढ़े भी थे, अगला बहुत लोग ऐसे थे जिनको सर्दी खांसी बुखार हुआ, सारे में प्राइवेट में इलाज कराए, ऑक्सीजन लगाए। ऑक्सीजन जितना पैसा गरीब आदमी है, पैसा जितना था खर्च किया, वापस आ गया घर पे। अभी तो एक आदमी ऐसा भी है जिसके यहाँ सिलेंडर पड़ा हुआ है, बहुत सिलेंडर वाला पैसा देने के लिए नहीं है, सिलेंडर पड़ा हुआ है। अभी तक के जब से हम देख रहे हैं जिला प्रशासन को आवेदन दिए थे कि भाई अचानक हमारे यहाँ मृत्यु हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा जांच हमारे यहाँ जांच करवाया जाए। मृत्यु के कारण पर भी चर्चा हो कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। ये इस तरह की कुछ बातें आई हैं, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीम बना करके उसकी भी हम लोग जाँच करा रहे हैं और जो परिस्थितियाँ पाई जाएंगी उसके हिसाब से करा। गाँव में सर डोर टू डोर जांच होगी? हाँ, गांव में बिल्कुल हम लोग सैंपलिंग करवा रहे हैं, उसको ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है, तो सैंपलिंग के बाद से सारी चीजें सामने। द न्यूज पर दिखाए गए खबर पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 2013 में बने मुरौल प्रखंड के पिलखी और बिशनपुर बखड़ी पंचायत में करोड़ों की लागत से बने दोनों अस्पतालों की, साथ ही जिले के 2 और प्रखंडों में 30-30 बेड के अस्पताल को शुरू करने का निर्णय लिया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जल्द ही जिले में बंद पड़े अस्पतालों को 30 बेड के साथ चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ बहाल कर दिए जाएंगे, जिससे मुरौल, कुढ़नी और मोतीपुर प्रखंड के अस्पतालों को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसे लेकर सीएस के द्वारा इन चारों अस्पतालों का निरीक्षण भी कर लिया गया है और जल्द ही इन्हें शुरू भी कर दिया जाएगा। पूरे जिले में 4 विभिन्न क्षेत्रों में भी 30-30 बेड का आइसोलेशन सेंटर का व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें पिलखी का जो है सेंटर वो भी क्रियाशील होगा और इसके अतिरिक्त 3 और जगहों पर हम लोग इस तरह के सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, जो विद इन ए वीक चालू हो जाएगा। जालिम कोरोना वायरस के कहर से दहशत और दर्द के बीच मुजफ्फरपुर से हम आपको खूबसूरत खबर दिखाते हैं, जहां एक गरीब मजदूर को जब कोरोना वायरस ने अपना शिकार बनाया तो एक फरिश्ते ने बगैर कोई फीस लिए उसका इलाज किया और ठीक हो जाने के बाद खूबसूरत गुलदस्ता देकर तालियों के साथ विदा किया। यह कहानी मुसहरी के एक गरीब मजदूर आस मोहम्मद और शहर के मानस हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद रियाज के बीच के खूबसूरत रिश्तों की है। पूरा वाकया कुछ ऐसा है कि मुसहरी के गोपालपुर तरौरा निवासी मजदूर आस मोहम्मद को कोरोना वायरस ने अपना शिकार बनाया। आस मोहम्मद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो कोई अस्पताल उसे भर्ती करने को तैयार नहीं था। ऐसे में परिजन उसे लेकर जैसे तैसे ब्रह्मपुरा स्थित न्यू मानस मल्टी हॉस्पिटल पहुंचे। न्यू मानस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे भर्ती किया। बाद में पता चला कि
आस मोहम्मद बहुत ही गरीब इंसान है और इलाज की कीमत अदा करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद संचालक रियाज ने उसके मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी। न्यू मानस हॉस्पिटल के आईसीयू में 23 दिनों की जंग के बाद आस मोहम्मद आज बिल्कुल ठीक हो गया है और उसे न्यू मानस अस्पताल से विदा किया जा रहा है। तस्वीरें गवाह है कि न्यू मानस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मेहनत और दुआ से आस मोहम्मद बिल्कुल चंगा हो गया है और उसे फूलों की गुलदस्ता देकर विदा किया जा रहा है। घर जाने से पहले आस मोहम्मद कहते हैं कि अस्पताल वाले फरिश्ते हैं जिन्होंने मुफ्त में उसका बेहतरीन इलाज किया है और उसकी जान बचाई है। तबीयत खराब हो गया था, बुखार लगा था। अभी बीमारी से अब तो आप भी लोग को मालूम होगा जहाँ कौन सी बीमारी है, क्या है। अब ठीक है ना? लेकिन इससे निजात पा गए हैं। अच्छा है। हॉस्पिटल में सुविधा वगैरह अच्छा मिला? बहुत अच्छा सुविधा मिला। इलाज उलाज तो फ्री में हुआ है? अच्छा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मुसौरी बोला, गोपालपुर तरौरा। अच्छा, क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं, टायर का पंचर बनाते हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, कितने दिन पहले बीमारी के चपेट में आए थे? ये लगभग वही 1 महीना के ऊपर हो गया होगा। अब ठीक महसूस कर रहे हैं ना? हाँ। देखिए, जब से ये कोरोना चालू हुआ है, ये इस बार जो रफ्तार पकड़ा था कोरोना, तो हमारे पास बहुत सारा फ़ोन आने लगा। लेकिन हमारा हॉस्पिटल, हम कोरोना का अप्रूवल लिए नहीं थे। फिर हमने जल्दी से आनन फानन में अप्रूवल लेके अपने ज़िला प्रशासन से और सदर अस्पताल से लेके हमने मान्यता प्राप्त करके अपना इलाज शुरू किए। इसमें बहुत सारे गरीब, बहुत सारे मजदूर लोग का बहुत सारा फ़ोन आ रहा था, लोग गिरा रहा था, रो रहा था। तो हम भी इस पहल को शुरू किए और खूब अच्छा से कर रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल से पेशेंट का रिकवरी भी खूब अच्छा हो रहा है। और अभी आप देखे होंगे कि हमारे पास जो पेशेंट ये आए थे, एक गरीब मजदूर है जो कि बाहर में अपना काम करते थे, पिछले 1 महीना से बीमार थे और बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे। आज 23 दिनों पे हम इनको सम्मान के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके इनको अपने घर भेज रहे हैं। और हम आपके माध्यम से ये बताना भी चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कोविड पेशेंट हो जो बिल्कुल असहाय हो, गरीब हो, तो अगर ये मेरा न्यूज़ अगर वो देख रहे हैं आपके माध्यम से, तो आ सकते हैं। जहाँ तक हमसे होगा हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इस बीमारी में लोग अपना घर, अपना जेवर, अपना दुकान मकान बेच के लगा दे रहे हैं, फिर भी जान नहीं बच रहा है। ऐसा ये मतलब महामारी चल रहा है। इससे एक छोटा सा पहल है, हम पहल को कर रहे हैं, जहाँ तक हमसे हो रहा है मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। न्यू मानस हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, इवन डॉक्टर, हमारे यहाँ 24 आवर्स डॉक्टर का ये फैसिलिटी है। और हमारे स्टाफ को आप देखे होंगे, सारे स्टाफ कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोग भी चारों तरफ से लगे हुए हैं। ऑक्सीजन का भी हमारे पास अब किल्लत नहीं है। जिस समय पहले शुरुआत में जितना था, उस समय भी हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कमी नहीं होने दी है। और हम यही कामना कर रहे हैं कि हमारा शहर इस बीमारी से जल्दी निजात पा ले और अल्लाह से यही दुआ है कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म। चंदवाड़ा मोहल्ला निवासी अर्चना मोनिका भी उन्हीं में शामिल है। गंभीर रूप से संक्रमित होने के बावजूद 21 दिनों तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझते हुए उन्होंने कोरोना को मात दी है। वहीं उनका कहना है कि शारीरिक व मानसिक मजबूती के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना बहुत ही अहम है। साथ ही खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। काटी रोड के एक निजी अस्पताल में गंभीर रूप से संक्रमित एक मरीज स्वस्थ होकर घर लौटी है। कोरोना से जंग जीतने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है मानो नई जिंदगी मिल गई हो। वहीं उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से व्यवस्था चरमराई जरूर है, लेकिन ऐसे समय में स्वास्थ्यकर्मी जी जान से मरीजों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर संक्रमितों की जान बचा रहे हैं। वहीं उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर अरशद अंजुम का दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरह से मुझे नई जिंदगी मिली है, वैसे ही अन्य मरीजों को भी ईश्वर जल्द ही स्वस्थ कर दे। वहीं उन्होंने बताया कि पटना में 16 अप्रैल को मामूली गले में दर्द और खराश को नजरअंदाज करने के 5-6 दिनों में ही कमजोरी के बाद कुछ दवाइयां ली, जिससे कोई असर नहीं हुआ। 24 अप्रैल तक स्थिति और खराब हो गई और सांस लेने में तकलीफें होने लगी। 24 अप्रैल को ही स्थानीय चिकित्सक से परामर्श के बाद
एनएमसीएच में जांच हुई। रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना नेगेटिव रिजल्ट आया। आरटीपीसीआर जांच और एचआरसीटी चेस्ट जांच भी हुआ। 25 अप्रैल को स्थिति अत्यधिक गंभीर होने और पटना के किसी अस्पताल में बेड नहीं मिलने की स्थिति में अपने मायके आ गई। लगातार बिगड़ती स्थिति और 56 से 58 ऑक्सीजन लेवल रहते हुए परिजनों के अथक प्रयास के बाद 28 अप्रैल को गॉड ग्लोबल इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती हुई। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, पर अर्ध बेहोशी जैसी हालत में भी मैं सिर्फ ईश्वर को याद करती रही और अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। वहीं उन्होंने बताया कि डॉक्टर के अथक प्रयासों और परिजनों के दिन रात सेवा शुश्रूषा की बदौलत वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर 21 दिन रहने के बाद आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है, जिसके लिए मैं ईश्वर और डॉक्टर साहब के बेहतर इलाज और उनके डेडिकेशन को धन्यवाद देती हूँ। 17 मई को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रही हूँ। वहीं डॉक्टर ने बताया कि जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से रिकवर कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम है और मरीजों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर भी दबाव है। ऐसे में जरूरी है कि मरीज खुद को अंदर से मजबूत रखे और संयम बनाए रखे। ऐसे हालत में लोग अगर नहीं घबराएंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे तो कोरोना से जंग जीतना ज्यादा आसान हो जाएगा। 21 दिन पहले मैं यहाँ आई, वो कोरोना से लेकिन बहुत ग्रसित थी, बहुत बीमार थी और मैं आज यहाँ पर डॉक्टर अरशद अंजुम और यहाँ सारे स्टाफ की बदौलत, इनकी खिदमत की बदौलत आज मैं अच्छी होकर अपने घर जा रही हूँ। इन सबों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने एईएस चमकी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत वर्ष की भांति इस बार भी सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि चमकी बुखार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि एईएस पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों के द्वारा किए गए कार्यों के अलावे प्रचार प्रसार जन जागरूकता कोषांग की अहम भूमिका होगी। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि सभी परिवारों तक हमें पहुंच बनानी होगी। गांव ही नहीं बल्कि वार्डों तक पहुंचना होगा। साथ ही विभिन्न माध्यमों से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, ताकि हर व्यक्ति को जागरूक किया जा सके। चमकी बुखार को लेकर के जो बीच में हमारी गतिविधियां चल रही थी वो थोड़ी शिथिल हो गई थी। कोविड के संक्रमण बढ़ने के कारण हम लोग उसमें लग गए थे, अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि अब चमकी बुखार का जो समय है वो पीक समय अब आ रहा है। प्रायः 20 मई के बाद जो है इसका पीक शुरू होता है और जून महीने तक रहता है, जो हम लोग का बैक एक्सपीरियंस जो है उसके हिसाब से। तो फिर हम लोग इसके प्रचार प्रसार में लोगों को माने इसके रोकथाम के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए अभी हम लोगों ने एक बैठक जो है जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में की है और पुनः जो है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी गतिविधि हम लोगों ने प्रारंभ में शुरू किया था चलाना, वो फिर जो है हम लोग इस वीक से हम लोग शुरू करेंगे, ताकि चमकी को जो धमकी कार्यक्रम है वो हमारा सफल हो सके और बच्चों को जो है हम लोग इससे बचा सके। लॉकडाउन में बाहर से मुजफ्फरपुर आने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने दिखाया था कि किस तरह रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्टेशन परिसर से एक भी गाड़ी नहीं मिल रही। स्टेशन से बाहर निकलने पर लूट लिए जा रहे हैं। सड़क किनारे या जिला परिषद मार्केट में अवैध रूप से खड़ी गाड़ी से यात्रा करने पर लोग मजबूर हैं। इन गाड़ियों के चालक मनमाने भाड़ा वसूल रहे हैं। सड़क या जिला परिषद मार्केट में खड़ी गाड़ियों में ज्यादातर प्राइवेट गाड़ी है, लेकिन इस पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया है। वहीं पूछे जाने पर डीडीसी सुनील कुमार झा का कहना है कि कोविड के कारण इस समस्या पर ध्यान ही नहीं गया। अवैध रूप से वाहन लगाने वाले चालकों पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी और स्थिति को ठीक कर दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में नहीं थी बात, अब
अब आपने दिया है, देख लेते हैं उसको। लहठी उद्योग से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट। मुजफ्फरपुर की लहठी की मांग देश के अलावा विदेशों में भी है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अयोध्या, रामेश्वरम, इलाहाबाद सहित देश के अन्य शहरों के अलावा नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका तक यहाँ की लहठी जाती है। ऐश्वर्या राय समेत कई अन्य अभिनेत्रियों की शादी में यहाँ से लहठी गई थी। शहर के इस्लामपुर समेत कई इलाकों में घर घर महिलाएं व पुरुष लहठी बनाते हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया है। मंडी में उदासी छाई हुई है। सैकड़ों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है। वहीं कारोबारी ने बताया कि इस बार भी लाखों का नुकसान दे गया। पिछले 2 साल से लहठी कारोबारी के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। व्यापार बंद होने से लहठी बनाने वाले कारीगर भी घर बैठे हुए हैं। वहीं उन लोगों की रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने दिन में कुछ समय के लिए दुकान खुलवाने की मांग की है। मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? सारी दुकान बंद है और स्टाफ लोग बैठे हुए हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं, व्यापारी भी नहीं आ रहे हैं। सारा दुकान बंद पड़ा है। अभी लगन का समय था, जैसे लॉकडाउन नहीं था तो चल रहा था कुछ दुकानदारी, और जैसे लॉकडाउन हुआ तो शादियां की डेट तो बढ़ गई, कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं? इसकी दुकान का रेंट किराया भी देना पड़ता होगा। एकदम देना पड़ता है, सारे दुकानदार रेंट पे ही है। स्टाफ का भी खर्चा देना पड़ता है। कैसे हो रहा है? बैठा बैठी है। अब जब लॉकडाउन खत्म होगा तब देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सरकार से उम्मीद है कुछ? सरकार से उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन हर सवा फेल हो जाते हैं। तो इस बार कुछ मांग करेंगे क्या? इस बार लॉकडाउन खुलेगा तभी तो कुछ डिमांड करना पड़ेगा ना। अभी बात करिए कि मतलब दुकानें खुलनी चाहिए कि नहीं? दुकान तो खुलनी चाहिए, कुछ समय देना चाहिए कम से कम 4 घंटा तो टाइम देना चाहिए। नहीं ज़्यादा तो 4 घंटा, सुबह 10 बजे से 7 बजे से लेकर 11 बजे तक टाइम देना चाहिए। उस बीच में कम से कम लोगों का खर्चा निकल जाए, स्टाफ का खर्चा निकल जाए, दुकान का खर्चा निकल जाए, कुछ घर का खर्चा निकल जाए। हम लोग तो थप है, पूरा मार्केट थप है। यहाँ ना व्यापारी को आने का कोई साधन है। यहाँ हम लोग को जैसे खोलते हैं जो पुलिस तल्ले ऊपर चला जा रहा है, इधर से उधर से। क्या किया जाए? कैसे रोजी रोटी चल रहा है? रोजी रोटी कैसे चल रहा है? कुछ हम लोग का कारीगर वाला काम है। कारीगर वहाँ से बोल रहा है कि भाई कोई काम दो, काम है नहीं उसके पास। सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? लॉकडाउन ख़त्म हो तब हम लोग को कुछ रोजी रोटी चले। जी, लहठी दुकानदारों को समय दिया जाए। हाँ, लहठी कुछ समय दिया जाए लहठी वाले को, जो हम लोग को पेट भर सके। लगन का समय था। लगन का समय है, देखिए ऐसा हाल है। अगला साल लॉकडाउन हुआ जो उसका मारे हुए हम लोग। किराया भी देना पड़ता है। किराया भी देना पड़ता है, मकान का, दुकान का किराया भी देना पड़ता है। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार की हर बात का विरोध किया जाए। ऐसे विरोध की धार कुंद हो जाती है और जनता में विपक्ष की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। क्या आज कोई विपक्षी दल ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर जनता को स्वीकार हो? भारतीय जनता पार्टी की मुजफ्फरपुर इकाई के उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने कोरोना वायरस से हो रही मौत के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विपक्ष के द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, उसका परिणाम है कि कोरोना से इतनी मौतें हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अभी वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के कारण वैक्सीनेशन की लाखों रोज बर्बाद हुई है। लोगों को मौत के रास्ते पर चलाकर विपक्ष लाइन में लगकर खुद आज वैक्सीन ले रहा है। कि लोगों को एकदम जागरूक होकर वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। जब यहाँ वैक्सीन उपलब्ध है, और कई केंद्रों पर तो हमने देखा है कि लोग विपक्षियों के दुष्प्रचार के कारण
विपक्षी ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने से बुखार लग जाएगा, मर जाओगे। इस तरह का दुष्प्रचार गाँव में किया जा रहा है कि लोग वैक्सीन उपलब्ध होने के बावजूद भी सेंटर पर नहीं जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और ये बड़ा भ्रामक स्थिति है। मैं विपक्ष के तमाम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी वैक्सीन लीजिए और लोगों के जान माल का सही में, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता के जान की सुरक्षा चाहते हैं, जनता के हित की बात सोचते हैं, चाहे आप किसी भी दल में रहिए, दलगत भावना से ऊपर उठ के, और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन ले और अपने भी बचें और समाज को भी बचाएं। बहुत लोग दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। मैंने गांव समाज में सुना, अभी एक आदमी विपक्षी नेता था आरजेडी का, वो बोल रहे थे कि वैक्सीन लेने से आदमी मर जाता है, झूठ मूठ का वैक्सीन है, दुष्प्रचार कर रहे हैं मोदी जी जनता को मार रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी तो वैक्सीन गांव-गांव उपलब्ध करा रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से वैक्सीन लीजिए। इस तरह का दुष्प्रचार और भ्रामक बात मत जाके समाज में बोलिए, ताकि समाज के हमारे आपका बीच का कोई आदमी अगर गुजर जाता है तो कितना कष्ट होता है, उसको वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित कीजिए। समाज में दुर्भावना नहीं फैलाइए। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, विपक्ष के भी सभी लोगों से, चाहे वो कांग्रेस के हो या आरजेडी के, जो ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनके नेता को भी आगे आना चाहिए। लालू जी, राबड़ी जी को भी आगे आना चाहिए, तेजस्वी जी को भी आगे आना चाहिए कि कोविड का इंजेक्शन ले, ताकि ये भ्रामक प्रचार। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।